हे हाय फेलो बडीज, दिस इज प्रेरणा। एंड आज मैंने अपना लॉ का एग्ज़ाम क्लियर किया है। उसमें 80 मार्क्स मैंने स्कोर किए स्पॉम एग्ज़ाम में। और जो आप लोगों ने मुझे पूछा कि कैसे एग्ज़ाम क्लियर किया, स्ट्रेटजी बताओ, कौन सी बुक्स यूज़ की, कैसे प्रिपेयर किया, 80 मार्क्स कैसे स्कोर किए, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हो तो दे दो। और क्वेश्चंस भी बता दो कि कौन कौन से आए थे एग्जाम्स में। तो इस वीडियो में मैं सब कुछ आंसर कर दूंगी। उसके अलावा जो दो पर्सनली जो मैंने टिप्स यूज़ की थी, जो कि मुझे 30 मार्क्स एक्स्ट्रा दे के गए हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। तो हो सकता है उससे आपके भी मतलब मिनिमम कुछ तो भी 10-15 मार्क्स तो आपके बढ़ के ही रहेंगे, और बाकी अच्छे से यूज़ किया तो 30 मार्क्स तक आपके बढ़ सकते हैं और ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं, डिपेंड्स। देखो, या तो आप नवंबर 23 में एग्ज़ाम दे चुके होंगे। ऑलरेडी आपने लॉ पढ़ा हुआ होगा, आपको अच्छे से आता होगा। अब क्या करना है, बहुत टाइम हो गया, बस रिवाइज करना है उसको, और कुछ दिक्कत नहीं है। प्लेन रीडिंग स्टार्ट कर दो। रिवीजन लेक्चर्स की अगर आपको नीड लगती है तो देखना, शुरू से देखना मत, मतलब आप पढ़ोगे तो आपको रिकॉल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं रिकॉल होता है तो रिवीजन लेक्चर्स रेफर कर लेना यूट्यूब पे। मटेरियल कौन सा यूज़ करना, नवंबर 23 वाला आपके पास है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पुराने नोट्स यूज़ कर लेना। सेबी में जो एडिशन है वो अलग से रेफर कर लेना। और आईबीसी में जो हटा है वो तो ठीक है, आप सेक्शन 33 तक पढ़ लेना, उसके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा मई 24 और नवंबर 24 वाले क्या करें, तो नवंबर 24 वालों को तो फोकस करना चाहिए अपनी मेन स्टडीज़ पे। उसके लिए उसको उनको स्पॉम एग्जाम क्लियर करने के लिए lectures I don't refer. Instead you can watch for YouTube revision lectures। और रेफर कर लेना शुभम सिंगल सर की बुक से, मतलब मैंने पर्सनली यूज़ की है तो मुझे तो अच्छी लगी थी, और उसमें कवरेज भी काफ़ी अच्छा है, तो आप उससे पढ़ सकते हो। उसके अलावा मे 24 वालों के पास तो अभी है थोड़ा सा टाइम, मतलब वो अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो उनको अच्छे से मतलब वो उनको भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, बट वो रेफ़र कर लेना तुम लोग यूट्यूब लेक्चर्स, प्लस साथ में बुक्स से रीड करना, अच्छे से थोड़ी डीप रीडिंग दे देना, इतना ऐसे उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो पढ़ लेना, नॉलेज भी आ जाएगा, और बाकी तुम लोग तो कर लोगे अगर टाइम है, क्योंकि तुम्हारे पास थोड़ा अभी। देखो, बुक्स के लिए तो मैंने बोला कि ठीक है, शुभम सिंगल सिंगल सर की मैंने की थी यूज़। क्लासेस नीडेड तो नॉट नीडेड, रेफर रिविजन लेक्चर्स। उसके बाद एडिशनल मटेरियल कुछ लगेगा क्या, तो एडिशनल में ऐसा है कि एटलीस्ट जो भी मॉड्यूल के एमसीक्यूज है वो तो तुमको करने ही करने हैं। मतलब कैसे, तो मॉड्यूल अगर तुम्हारे पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो तुमको सिर्फ एमसीक्यूज का कंपिलेशन चाहिए तो मेरे को कमेंट में बताना। मेरे पास सिर्फ एमसीक्यू, हर चैप्टर के एंड के 2-3 पेजेस के एमसीक्यू का कंपिलेशन रखा हुआ है, मैं वो शेयर कर दूंगी, अगर तुमको चाहिए तो बोलना। उसके अलावा तुम किसी भी कहीं से भी, मतलब सोर्स कुछ भी हो सकता है, पर एमसीक्यू सारे कवर होने चाहिए, जो भी मॉड्यूल में दिए उसमें से कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। उसके अलावा एमसीक्यू जो है वो तुमको बीओएस पोर्टल के करने ही करने हैं, उसमें से भी कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ये पहली ट्रिक है जहाँ से अगर तुमने सारे के सारे एमसीक्यू कर लिए बीओएस पोर्टल के एमसीक्यू, मतलब केस सिनेरियो वाले भी और जो एमसीक्यू सिंगल दे रखे वो भी, अगर ये दोनों तुमने कर लिए ना, यहाँ पे तुम्हारे 10 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। एक एवरेज लक भी लेके चलते हैं ना अपन, तो मतलब ऐसा हो सकता है किसी का लक बहुत ही ज़्यादा खराब हो तो बात अलग है, वरना किसी का एक एवरेज भी लक लेके चलते हैं ना अपन, तो कम से कम 10 मार्क्स का इसमें से बैठेगा ही बैठेगा, ये कंफर्म है। क्योंकि मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, मेरे फ्रेंड्स लोगों से भी बातें की है, तो उन्हें सबने यही बताया कि 10 मार्क्स, मतलब उन्होंने जो क्वेश्चंस बताए वो मैंने चेक किए, तो हाँ, मुझे वो सारे बीओएस पोर्टल वालों में से मिले वो कुछ कुछ, मतलब उसमें से कम एक एवरेज 10 मार्क्स का मिल जाता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एक जो सेकंड टिप और मुझे देनी है 10 मार्क्स का, तो मैंने तुमको बताया, 20 मार्क्स का और मैं बताती हूँ, लेकिन वो मैं बाद में मतलब आगे चलते चलते बताती हूँ। उसमें अब एक क्वेश्चन है कि एग्जाम्स में केस स्टडी आती है या डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज कैसे क्या आते हैं। तो देखो, केस स्टडीज का ऐसा है कि केस स्टडीज आती तो है, बट बहुत सारी केस स्टडीज ऐसी होती है जिसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो, डायरेक्टली भी आप उसको चाहोगे तो अटेम्प्ट कर सकते हो, मतलब वो क्वेश्चंस बिना केस स्टडी पढ़े भी सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आते तो वो तो दिख ही जाता है कि डायरेक्ट दिख रहा है। अब है ना, अगर केस स्टडी आती भी और पढ़ने की जरूरत भी पड़ती है ना, तो एक बार पहले क्वेश्चन रीड कर लेना, क्वेश्चन को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके बाद केस स्टडी पढ़ना शुरू करना, तो समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली तुमको केस स्टडी पढ़ते पढ़ते कौन सी चीज़ को ध्यान रखना है, क्या ढूंढना है तुमको केस स्टडी में से। उसके बाद टाइम तो वैसे कम नहीं पड़ने वाला है तुम्हारे पास, क्योंकि टाइम रहेगा 3 घंटे। मतलब मैं अगर मान के चलूँ ना, मैं अगर अपनी स्पीड सबसे स्लोएस्ट मान के चलती हूँ, तो क्योंकि मेरे से जो फास्ट वाले फ्रेंड्स हैं मेरे, उनका 1 घंटे में पेपर कंप्लीट हो गया था, मैं बहुत आराम आराम से पेपर की, उसके बाद भी मेरा 2 घंटे में कंप्लीट हो गया था। तो बाकी के 1 घंटे मैंने क्या किया, मैंने तुम लोग के लिए सारे एमसीक्यूज याद करे लिटरली, क्योंकि मुझे था कि जब मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया और मेरे को ऐसे कैसे क्वेश्चंस बैठे, तो जो मेरे को क्वेश्चंस आए हैं वो भी मैं तुम लोग को बता दूं, ताकि तुम लोग को भी ऐसे कैसे बैठ जाए। तो अब जो मेरे एग्जाम का वेटेज था वो ऐसा था कि जो डायरेक्टर्स चैप्टर था उसमें से मेरे को 12 क्वेश्चंस आए थे, तीनों मिला के, तीनों डायरेक्टर्स चैप्टर मिला के 12 क्वेश्चंस, यानी 24 मार्क्स का वेटेज तो मेरा 3 डायरेक्टर के चैप्टर में से कवर हो गया था। उसके अलावा सेबी का अच्छा वेटेज था। आईबीसी का तो मैंने जितनों से पूछा है सबके पास आईबीसी के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए, मतलब आईबीसी छोड़ना है ही नहीं। एक तो वो उसका सिलेबस इतना कम हो गया है, सेक्शन 33 तक पढ़ना है, उसके बाद वो बहुत सारा स्कोर देके जाएगा तुमको, कम से कम 10-12 नंबर वो कम से कम देके जाएगा आईबीसी, उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है।
और कंपनी एक्ट एज अ होल की अगर मैं बात करूँ तो एज अ होल 50% मेरा कंपनी एक्ट था, और बाकी के जो 4 एक्ट्स है वो मिला के 50% थे, एग्जैक्ट थे वो। उसके बाद क्वेश्चंस बता देती हूँ मैं डायरेक्टली, और ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं, इसके लिए इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। और तुमको जिधर जिधर से मिलते हैं सीधर सब जगह से डायरेक्ट क्वेश्चन जो जो आए हैं उसको करके ही जाना, क्योंकि रिपीट होंगे, ऐसे कैसे रिपीट होंगे। सो सबसे पहले जो डायरेक्टर्स में से मेरा क्वेश्चन था वो ये था कि अगर जो सेक्शन 197 में था कि अगर आपका कंपनी में लॉस है, मतलब प्रॉफिट नहीं है, लॉस में कंपनी, तो वो कितना रेम्युनरेशन मिनिमम दे सकती है, वो किसके हिसाब से डिसाइड होगा। तो 2 ऑप्शन थे, मतलब 4 थे ऑप्शन, अलग अलग वेरिएशन थे थोड़े थोड़े, बट मेनली ये था कि शेड्यूल 5 और शेड्यूल 4। तो शेड्यूल 5 था, और शेड्यूल 5 में भी फिर जो 2 ऑप्शन थे उसमें से चूज करना था। तो शेड्यूल 5 है, वो क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा था कि हाँ शेड्यूल 5 के हिसाब से अपन मिनिमम रेम्युनरेशन देते हैं। और उसके बाद ये 3-4 ऑप्शन थे, मतलब सेकंड क्वेश्चन में, कि जो रेम्युनरेशन देंगे उसमें जो सीटिंग फीस है वो इंक्लूड होगी, एक्सक्लूड होगी, या ऐसे ही दो और कंफ्यूज करने के लिए थे वो। बाकी इंक्लूड और एक्सक्लूड मेन था उसमें से कि क्या है। तो एक्सक्लूसिव ऑफ फीस ऑफ 197.5 वाला उसका ऑप्शन था। उसके बाद जो रिटायरमेंट बाय रोटेशन के ऊपर एक क्वेश्चन था, प्रॉपर केस स्टडी थी, 20 डायरेक्टर्स थे उसमें, इंडिपेंडेंट थे, होल टाइम थे, नॉमिनी थे, नॉमिनी भी दोनों तरीके के थे, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले, अदर्स वाले, उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर था, ये सब। उसमें से लिमिट निकालनी थी कि कौन से रोटेशनल है और कौन से नॉन रोटेशनल है। ये तो बुक का ही क्वेश्चन है, कभी ना कभी आपने देखा ही होगा, बन जाएगा वो। बाकी उसका जो ऑप्शंस थे वो इतने मतलब कंफ्यूजिंग थे कि एक एक इतना क्लोज आ रहा था ना कि आपने अगर राउंडिंग ऑफ में भी गलत गलत किया तो फिर जाओगे। तो उसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद था राइट ऑफ डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर राइट ऑफ पार्टनर डायरेक्टर अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। सो ये जो था सेक्शन 160 और 164 कंबाइन होकर आया था। एक डायरेक्टर था, उसको अपॉइंट होना था, वो एक कंपनी में ऑलरेडी डायरेक्टर था और दूसरी कंपनी में उसको अपॉइंट होना था। सो जिसमें वो ऑलरेडी डायरेक्टर था उसमें ऐसा क्वेश्चन, मतलब केस स्टडी अपन को कंफ्यूज कर रहा था कि वहाँ पे डिफॉल्ट हुआ है, और इस वजह से वो दूसरे में अपॉइंट हो सकता है कि नहीं, वो क्वेश्चन पूछ रहा था। तो वो, और फिफ्थ वाला जो है ना वो मैंने लिखा ट्रिक, वो उन्होंने यही ट्रिक किया था, वो उसी कंपनी से रिलेटेड, मतलब पूरी एक ही केस स्टडी थी। सो उसमें था कि जो सेकंड है उसमें ऐसे ट्रिक किया था, जब अपन 164 सेक्शन की बात करते हैं, सब सेक्शन 2 की, तो उसमें क्या बोला है कि 2 साल तक अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं किए, सॉरी सॉरी पिछले 3 साल तक अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किए, या फिर नेक्स्ट सेकंड, मतलब सब सेक्शन सेकंड था उसका भी, कि आपने गवर्नमेंट गवर्नमेंट नहीं, क्या था सेक्शन, हाँ उसमें ये था कि जो डायरेक्टर्स किसी डायरेक्टर से जिस कंपनी ने इन द पेमेंट ऑफ डिबेंचर के ड्यूज और इंटरेस्ट वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें थी। तो अब क्वेश्चन में पूछा था कि इस कंपनी ने डिफॉल्ट किया है इन द पेमेंट ऑफ बैंक लोन। अब यहाँ तो सेक्शन 164 तो बैंक लोन को कवर करता नहीं है, वो तो सिर्फ डिबेंचर इंटरेस्ट वगैरह चीज़ों को कवर करता है। तो वहाँ पे अपन कंफ्यूज हो जाते हैं अगर अगर अच्छे से नहीं पढ़ाते क्वेश्चन को, या अगर अच्छे से पढ़ के नहीं जाते तो। सो वहाँ ये भी कहीं ना कहीं बुक का ही क्वेश्चन है, पर उसमें यही था कि जो सेकंड कंपनी थी उसमें कहीं पे भी फ्रॉड हुआ ही नहीं था। तो उस वजह से सेक्शन 160 जो था, मतलब उसमें फर्स्ट कंपनी में वो अपॉइंट तो हो सकता है, प्लस उसमें लिमिट्स भी दे रखी थी कि साथ में कितनी सारी उसको फीस देनी पड़ेगी, मतलब कि 1 लाख था ऑप्शन और 10 लाख था, और 2 ऑप्शन नो थे। सो जो 1 लाख वाला ऑप्शन था वो ऑब्वियसली राइट आंसर था कि 1 लाख का डिपॉजिट देना पड़ेगा, उसके बाद वो अपॉइंट हो सकता है। और 164 में यही ट्रिक किया था उन्होंने कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो सिर्फ उसने 1 साल के नहीं फाइल किए थे, जबकि जो रीपेमेंट का डिफॉल्ट था वो बैंक के साथ था। तो कहीं पे भी ये डिस्क्वालीफाई तो हो ही नहीं रहा डायरेक्टर के लिए, तो इसलिए वो जिस कंपनी में है उसमें भी डायरेक्टर कंटिन्यू कर सकता है, वेकेट करने की जरूरत नहीं है, और जो दूसरी कंपनी है उसमें भी नई डायरेक्टरशिप ले सकता है। दैट वाज द क्वेश्चन। उसके बाद था कि एक एक कंपनी थी जिसमें एक एमडी था, उसकी पोजीशन की वजह से एक दूसरी कंपनी में वो डायरेक्टर बना हुआ था। अब क्योंकि उसको दूसरी एक कंपनी से ऑफर आ गया तो उसने पहली कंपनी में डायरेक्टरशिप छोड़ दी, तो क्या दूसरी कंपनी में उसकी जो डायरेक्टरशिप है वो वैलिड है कि नहीं है। तो ये 167 का वेकेशन वाला प्रोविजन है, जहाँ पे उसने बोला था कि, मतलब जहाँ पे उसमें 167 ने बोला है कि अगर किसी एक जगह की मतलब बाय द वर्च्यू ऑफ होल्डिंग ऑफ वन पोजीशन, अगर आपकी वो खुद मेन पोजीशन वेकेट हो जाती है तो सेकंड वाली आपको वेकेट करनी पड़ेगी। तो उसी के ऊपर ही क्वेश्चन था। उसके बाद था कि अगर बोर्ड मीटिंग का मतलब नोटिस नहीं दिया, तो फेलियर हो गया किसी भी डायरेक्टर को बोर्ड मीटिंग का नोटिस देने से, तो क्या पेनल्टी रहेगी। तो डिफॉल्ट है या नहीं है और क्या पेनल्टी रहेगी। तो इसका ऑप्शन तो सब में ही था कि डिफॉल्ट तो है, पेनल्टी में चेंजेस थे, पेनल्टी 25,000 रहेगी, और उसमें भी कंफ्यूज करने के लिए था कि कंपनी को लगेगी या ऑफिसर इन डिफॉल्ट को लगेगी। तो ऑप्शन तो कंफर्म यही है कि कंपनी को लगेगी पेनल्टी, और 25,000 की, सॉरी कंपनी को नहीं लगेगी, ऑफिसर इन डिफॉल्ट जिसकी ड्यूटी थी टू गिव द नोटिस उसको लगेगी पेनल्टी, और 25,000 की लगेगी। उसके बाद था
कोरम इन आरबीसी। अब रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, सो रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में तो हमको कोरम चाहिए नहीं होती है, बट उसमें क्वेश्चन था कि अगर एक रिजोल्यूशन पास करना है और उसमें इतने इतने डायरेक्टर्स है, वो सारी केस स्टडी टाइप बना रखी थी उनने, उसके बाद उसमें कितने कोरम चाहिए, तो उसमें लास्ट ऑप्शन था कि कोरम की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, क्योंकि हमने कहीं पे भी रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में कोरम पढ़ा ही नहीं है। उसके बाद था ये क्वेश्चन उस एक्ट का कि कब आप एमडी डब्ल्यूटीडी या मैनेजर नहीं बन सकते हो। वो जो शेड्यूल 1 में हमने देखा था सीजी के केस में होता है कि सीजी की परमिशन लगती है, तो उसमें क्वेश्चन ये था कि कौन सा एक्ट है जिसमें आपको बिल्कुल कभी भी डिटेन नहीं होना है अगर आपको ये एमडी डब्ल्यूटीडी वाली पोस्ट लेना है तो अपन ने पढ़ा था फर्स्ट 19 एक्ट है उसका एक था, बट ये सेकंड वाला कोफेप्सा एक एक्ट था, और जिसमें था कि आपको कभी भी अगर आप डिटेन हुए तो आप नहीं बन सकते या फिर सीजी की परमिशन लगेगी। जो बाकी 3 ऑप्शन थे वो फर्स्ट 19 एक्ट में से 3 ऑप्शन थे, तो वो तीनों ऑप्शन तो तीनों ही फर्स्ट में कवर हो रहे, तो वो ऐसा मैंने थोड़ा सोचा था, और उसके अलावा मतलब सही आंसर भी यही था कि कोफेप्सा उसका आंसर था। उसके बाद क्वेश्चन था कि क्या कंपनी किसी डायरेक्टर को अगर एक्सेस रेम्युनरेशन दे दे तो उसको वेव कर सकती है क्या, तो किस कंडीशन में वेव कर सकती है, तो उसका आंसर था कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके वो वेव कर सकती है, लेकिन वो 2 साल के अंदर अंदर उसको करना है, और उसके अलावा 2-3 ऑप्शन थे कि 1 साल में करना है, 3 में साल में करना है, या फिर वेव कर ही नहीं सकती है। तो ऐसा था उसको कि पता होना चाहिए आपको कि वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके और 2 साल में कर सकती है। उसके बाद था कि एक जो एमडी है वो रिटायर हो चुका है, मतलब कि वो रिजाइन कर चुका है, जा चुका है। अब जो उससे एक्सेस रेम्युनरेशन है क्या वो रिकवर कर सकते हैं क्या, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जो अगर जा चुका है एमडी, अगर वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वगैरह नहीं है, अगर वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, मैनेजर एमडी वगैरह था, तो उससे भी रिकवर कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन था कि अगर आपने 2 साल में, मतलब कि जिस एमडी वगैरह को, जिसको भी मैनेजर को दो एक्सेस रेम्युनरेशन मिला है, उसको कितने टाइम में रिफंड करना है, और अगर उसने रिफंड नहीं किया तो क्या होगा। तो उसमें ऑप्शन था कि या तो आपको रिफंड करना है, अगर रिफंड नहीं किया तो ट्रस्ट में होल्ड करेगा। अब वो ऑप्शन ये भी था, ट्रस्ट में होल्ड करेगा, ट्रस्ट ऑफ कंपनी में होल्ड करेगा, या फिर विद इंटरेस्ट उसको, मतलब ट्रस्ट में भी होल्ड करना है और इंटरेस्ट भी पे करना है, और फिर कितना इंटरेस्ट पे करना है उन्होंने वो भी स्पेसिफाई किया हुआ था कि इस पे 18% इंटरेस्ट पे करना है और ट्रस्ट में होल्ड करेगा, ऐसे करके 4 ऑप्शन थे कंफ्यूज करने के लिए, बाकी पढ़ लो प्रोविजन हो जाएगा। उसके बाद था इंस्पेक्शन चैप्टर शुरू हो गया था, इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, ये चैप्टर से था कि आपको एसएफआई, ये भी बीओएस का ही क्वेश्चन था, मतलब आपको बीओएस करके ही जाना है, पता है इतने क्वेश्चंस मैच हुए ना बीओएस के। सो जो बेल है वो कब देगा एसएफआई, और किस किस केसेस में आपको बेल दे देगा, उसमें 2 कंडीशंस दे रखी थी कि एक तो वो वाली थी कि अपील को प्रोसिक्यूट किया था, और प्रोसिक्यूटर ने उसको, सॉरी अपील नहीं था वो, जो भी मतलब जो प्रोसिक्यूटर था ना उसको प्रोसिक्यूटर ने अपोज किया था, और देन उसके बाद भी कोर्ट को लगता है कि वो जो सामने वाला इंसान है वो कुछ भी वापस ऑफेंस वगैरह नहीं करेगा, और उसको लगता है कि वो कमिट, मतलब वो एक्यूज, मतलब उसकी गलती नहीं है कुछ भी। वो 2 ऑप्शन थे उसमें, फिर ऑप्शंस दे, मतलब ये दोनों केस स्टडी का ही पार्ट था, और फिर सेकंड में ऑप्शंस दे रखा था कि इनमें से कौन कौन से सेटिस्फाई होना चाहिए तब जाके बेल मिलेगी। तो इसका आंसर था कि दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपोज करने की अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए, और प्लस उसके साथ जो स्पेशल कोर्ट है उसको ये पता भी होना चाहिए, मतलब उसके बाद भी उसको लगना चाहिए कि अभी भी वो कोई क्राइम वगैरह नहीं करेगा, तो इसको फिर बेल मिल सकती है। तो उसका आंसर था कि बोथ द कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। उसके बाद जो सेक्शन 218 का क्वेश्चन था, प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉय। सो उसमें क्या हुआ था कि एक कंपनी थी, उसने अपने ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के बिना एक पर्सन की पोजीशन को डिमोट कर दिया था, तो पूछा था कि क्या ये एक्ट वैलिड है क्या, तो उसका आंसर था कि नहीं ये एक्ट वैलिड नहीं है, 30 डेज में वो ट्रिब्यूनल की परमिशन लेनी पड़ती है, बिना ट्राइब्यूनल की परमिशन के लिए, बिना आप किसी इन्वेस्टिगेशन के बीच में किसी भी ऑफिसर को डिमोट नहीं कर सकते हो। उसके बाद था कि रिलेटेड कंपनी में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं क्या, तो किसका अप्रूवल लगेगा, तो 4-5 मतलब 2-3 ऑप्शन थे, जो भी चारों ऑप्शन थे कि उसमें सीजी का अप्रूवल, एसएफआईओ का अप्रूवल, इसका अप्रूवल, उसका अप्रूवल, तो हमेशा रिलेटेड कंपनी में अगर अपन को करना होता है तो हमको सीजी का ही अप्रूवल लगता है, तो इसका आंसर वही था। उसके बाद ये मर्जर का एक क्वेश्चन था, मुझे नहीं पता कहाँ से आया था ये क्वेश्चन, मतलब आई एम नॉट श्योर। तो ये एक फॉरेन की एलएलपी थी, उसको एक कंपनी के साथ मर्ज होना था, तो पूछ रहे थे कि कर सकते कि नहीं कर सकते। उसमें 2-3 ऑप्शन थे, पता नहीं, एक सेक्शन 366 करके था, जो कि शायद वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया का था, जो कि अपने सिलेबस में भी है नहीं, तो मैंने पढ़ा नहीं था। उसके अलावा एक सेक्शन था, सेक्शन 234 का एक रेफरेंस था, जो कि मुझे लगा शायद वो भी हो सकता है, मुझे कंफर्म नहीं पता इसका आंसर क्या है, बट अगर आपको पता चले कि ये कौन से टॉपिक का है
तो आप पढ़ लेना, और अगर आपको पता हो तो कमेंट्स में भी बता देना, दूसरे भी पढ़ लेंगे। उसके अलावा परसेंटेज ऑफ अप्रूवल टू मर्जर, अगर मर्जर को की कोई स्कीम है उसको अप्रूव करने के लिए कितने परसेंटेज लोग चाहिए, वो क्वेश्चन था अगला वाला। फिर एक ऑपरेशन चैप्टर से क्वेश्चन थे कि बेड डेट अगर हुई है और और ये रेंट, मतलब एक बिल्डिंग थी उसको रेंट पे चढ़ा रखा था उसने, कंपनी ने, मतलब डायरेक्टर्स वगैरह ने, और वो बहुत कम रेंट पे, मतलब जो फेयर वैल्यू है, फेयर रेंट है उससे बहुत कम पे रेंट पे दे रखा था, और वो भी विदाउट द नॉलेज ऑफ मेंबर्स। तो क्या ये ऑपरेशन है या नहीं है, वो क्वेश्चन था। और उसमें दोनों ऑप्शंस थे कि बेड डेट तो ऑपरेशन नहीं है, मतलब उसने जो कंप्लेन की थी वो टेनेबल है कि नहीं है कॉपरेशन के लिए, कि ये ऑपरेशन है या नहीं है। सो बेड डेट का ऑप्शन था कि बेड डेट तो ऑपरेशन है पर रेंट नहीं है। फिर बोला था रेंट है पर बेड डेट नहीं है। ऐसे ऐसे करके चार ऑप्शन थे कि दोनों ही नहीं है या दोनों ही है। तो वो वाला क्वेश्चन था। ये भी कहीं ना कहीं शायद बुक का ही क्वेश्चन है, शायद ये भी मॉड्यूल का क्वेश्चन हो सकता है, एक बार चेक कर लेना। उसके बाद था कि क्लास एक्शन सूट जो होती है वो किसको नॉट एप्लीकेबल होती है। तो इसका आंसर तो है बैंकिंग कंपनी। बाकी तीन ऑप्शन और कंफ्यूज करने के लिए थे इंश्योरेंस कंपनी, पीएफआरडी, आईआरडी, ऐसा करके ऑप्शन था। बाकी इसका आंसर था बैंकिंग कंपनी। उसके बाद वाइंडिंग अप में था कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल किसको नहीं, क्वेश्चन था कि प्रोविजनल लिक्विडेटर या कंपनी लिक्विडेटर किसे बना सकती है सीजी। ट्राइब्यूनल ट्राइब्यूनल किसको अपॉइंट करेगा, एज अ पीएल या सीएल। सो उसका आंसर था कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो कि आईबीसी में है होते हैं उनको वो अपॉइंट कर सकता है। बाकी आप सेक्शन पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। उसके बाद निधि कंपनी और डोरमेंट कंपनी, मतलब मैं बताऊँ ये मिसलेनियस चैप्टर तो बिल्कुल छोड़ के मत जाना। 4-5 चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ उसमें से 5-6 नंबर का कंफर्म आएगा, और बहुत ईजी है। 2-2 पेज में एक एक टॉपिक खत्म हो जाता है, और 5 से 6 टॉपिक है, और मतलब बहुत स्कोरिंग है, बहुत 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 स्कोरिंग है। इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। सो मेरे इसमें निधि एंडोरमेंट का आया था, मेरे फ्रेंड के इसमें वो रिमूवल ऑफ कंपनीज का आ गया था, और वो पेनल्टी वाला आ गया था 450 की पेनल्टी वगैरह वगैरह। पर ये चैप्टर ओवरऑल बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, बहुत स्कोरिंग है। भले ही 4 नंबर का आएगा लेकिन वो वर्थ इट है पढ़ने के लिए। सो सबसे पहले ऑप्शन था कि निधि कंपनी क्या क्या नहीं कर सकती। सबसे पहले क्वेश्चन था कि निधि कंपनी क्या क्या नहीं कर सकती है। सो उसमें 4 चीज़ें थी कि करेंट अकाउंट ओपन कर सकती है, चिट फंड का बिजनेस कर सकती है, ये कर सकती है, वो कर सकती है। उसमें क्या क्या, मतलब 3 तो थे कि नहीं कर सकती है, और क्वेश्चन ये था कि क्या कर सकती है। तो उसका था कि ओपन सेविंग अकाउंट, फिर सेविंग अकाउंट कर सकती है ओपन। उसके बाद था डोरमेंट कंपनी, जिसका मतलब डोरमेंट कंपनी से क्वेश्चन था कि वो पूरी डिफाइन कर रखा था कि इसने 2 साल तक ये फाइल नहीं किया है, इनऑपरेटिव है कंपनी। मतलब इनऑपरेटिव वर्ड नहीं यूज़ किया था, बाकी ऐसा बोला था कि कुछ भी रजिस्ट्रार की फीस पे की है और मेंटेनेंस के एक्सपेंस किए हैं, और इसके अलावा और कुछ नहीं किया है। तो बताओ कंपनी क्या है। उसमें ऑप्शंस थे डोरमेंट है, या फिर इनऑपरेटिव है, डिफंक्ट है, और ऐसे करके चौथा ऑप्शन कुछ था। तो मैं बताऊँ ये क्वेश्चन भी बीओएस का ही था। देखो आप कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, बीओएस का बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि आपको जब रिवाइवल के लिए अप्लाई करना है तो आप कौन से क्वेश्चन को कौन से फॉर्म को यूज़ करोगे। अगर डोरमेंट कंपनी का स्टेटस रिवाइव करके एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट करना है तो कौन सा फॉर्म यूज़ करोगे। तो ये बताऊँ, मैं क्वेश्चन मेरी फ्रेंड को सेम टू सेम आया था, उसने मुझे बताया था। वो बोल रही थी शायद MSc 3 होगा, उसको कंफर्म नहीं था। बट मैंने बुक में चेक कर लिया था, मतलब मैं बता रही हूँ रिपीट हो रहे क्वेश्चंस। तो रिपीटेड क्वेश्चंस को ऐसे कम में मत लेना, बिल्कुल पढ़ के जाना। उसके बाद है ना, स्ट्राइक ऑफ कब कर सकती है ROC। अच्छा, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि डोरमेंट कंपनी जो थी वो रजिस्टर्ड थी। अब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, रजिस्टर ऑफ डोरमेंट कंपनीज नहीं, टोटल रजिस्टर ऑफ कंपनीज से कब उसका नाम स्ट्राइक ऑफ कर सकता है। तो अगर कोई कंपनी 5 साल तक डोरमेंट रह जाती है तो उसका नाम रजिस्टर ऑफ कंपनीज से स्ट्राइक ऑफ कर सकती है रजिस्ट्रार। और वो डेट दे रखी थी जहाँ पे 5 साल पूरे हो रहे हैं, तो वो जहाँ पे 5 साल पूरे हो रहे हैं वो ऑप्शन आपको टिक करना था। उसके बाद एक ऑप्शन था कि एक क्वेश्चन था कि एनसीएलटी के अगेंस्ट आप कहाँ पे अपील कर सकते हो, और कितने दिन में कर सकते हो, और किस ग्राउंड पे कर सकते हो। तो वही था कि एनसीएलटी के एनसीएलटी के अगेंस्ट है ना, तो एनसीएलटी के अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में 60 डेज के अंदर, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, कौन से ग्राउंड्स पे बता दो कमेंट में, इतना तो बहुत पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद सेबी वगैरह, मतलब बाकी जो एक्ट्स हैं उनके देख लेते हैं। पर एक बार पहले ये, हाँ ठीक है चलो सेबी में देखते हैं। तो सेबी में था कि पावर टू रिमूव मेंबर्स। सो जैसे हमने देखा था सेबी की एक जो बोर्ड होता है, बोर्ड में ये सारे मेंबर्स वो 5 मेंबर्स ये अपॉइंट करती है गवर्नमेंट, और ये चेयरपर्सन वगैरह, ये सब पूरा कंपोजिशन देखा। उसके बाद बोला था कि अगर कोई
इंसॉल्वेंट हो जाता है या कोई पर्सन इनकम्पिटेंट है तो उसको कौन रिमूव कर सकता है, तो उसी में से एक इनकम्पिटेंसी दे रखी थी कि उसने उसकी पोजीशन का मिसयूज किया है, तो अब कौन उसको रिमूव कर सकता है, तो उसका आंसर था सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिमूव कर सकती है। देन पावर ड्यूरिंग द सर्च, इसका ये क्वेश्चन था कि सर्च के ड्यूरिंग आपके पास क्या क्या पावर होता है, मतलब किसका पावर होता है, तो उसमें से था एक तो सेबी एक्ट का पावर है, या फिर सीसीपी 1908 का पावर है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स 1973 का पावर है, या फिर एक कुछ एक और था, एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट का पावर है। तो ये बताना था कि इसमें से किसका पावर है। तो एग्जैक्ट तो मुझे इसका कोई आंसर अभी याद नहीं, पर ये भी बीओएस का एक पोर्टल है, आप क्वेश्चन है तो आप पोर्टल पे जाकर चेक कर सकते हो इसका आंसर। उसके बाद ना पेनल्टीज, सेबी की जो वो पेनल्टीज है ना, उसमें से सबसे ज़्यादा जो अभी तक पूछी गई क्वेश्चन है, जो मेरे सारे फ्रेंड को या तो दोनों में से एक ना एक पेनल्टीज आई है, वो है एक 15H की पेनल्टी और एक 15HA की पेनल्टी। ये दोनों क्वेश्चंस में से एक तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पेपर में भी दिख सकता है, एक बार करके ही जाना। और उसके बाद एक क्वेश्चन था कि जो पीओ यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है उसको रिजाइन करना है, तो वो कितने टाइम का उसको नोटिस पीरियड देने की जरूरत है। सो 3 मंथ का नोटिस पीरियड उसको देना पड़ता है, उसके पहले वो रिजाइन नहीं कर सकता है। और बाकी उसकी थोड़ी केस स्टडी थी, वो पढ़ते तब भी कुछ इतना वैल्यू एडिशन होता नहीं, बाकी क्रक्स यही था कि 3 मंथ का नोटिस पीरियड देना था। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि जो एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसका 70th बर्थडे अभी आ रहा है, तो वो कब तक आगे कंटिन्यू कर सकता है। तो 75 की एज तक वो लोग कर सकते हैं, तो उसमें था आंसर कि 5 years और कंटिन्यू कर सकता है। उसके बाद फेमा आ गया था, तो फेमा में था कि एलआरएस का कॉन्ट्रावेंशन किया है ना, मतलब 2.5 लाख की जो अपनी लिमिट होती है उससे ज़्यादा उसने भेज दिया था बाहर। तो उस कॉन्ट्रावेंशन, मतलब पहली बात तो ये कि वो कॉन्ट्रावेंशन था कि नहीं, केस स्टडी थी कि एक बार 2,40,000 भेजा, फिर दूसरी बार से 8,000 भेजा, तो ये कॉन्ट्रावेंशन हुआ कि नहीं हुआ। उस कॉन्ट्रावेंशन फर्स्ट में ऑप्शन था कि कॉन्ट्रावेंशन नहीं हुआ क्योंकि एलआरएस में 3 लाख की लिमिट है, वो तो सफाई गलत था। उसके बाद 3 ऑप्शंस थे कि 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, कॉन्ट्रावेंशन तो हुआ है क्योंकि 2.5 लाख से आपने ज़्यादा भेजा है। पर उसमें कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन ये दिए थे कि उसमें पेनल्टी कितनी लगेगी। भाई साहब, क्या पेनल्टी, वो कहाँ से पूछा था वो मुझे भी नहीं पता, मतलब होगा कहीं मैंने नहीं पढ़ा होगा। सो 2 लाख की पेनल्टी लगेगी, 30,000 की लगेगी, या ऐसी कुछ, तो 2.5 लाख की पेनल्टी लगेगी। वो एक क्वेश्चन था। उसके बाद रियल एस्टेट, हाँ, उसके बाद क्वेश्चन था कि अगर किसी को ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करना है तो वो रियल एस्टेट सेक्टर में कर सकता है कि नहीं। प्लस उसने बोला था रेजिडेंशियल हाउस और कमर्शियल हाउस है, कमर्शियल हाउस नहीं, कमर्शियल प्लेस बना रही, कमर्शियल प्रॉपर्टी बिल्ड कर रहा है वो सामने वाली कंपनी जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है, प्लस वो रेसिडेंशियल हाउस भी बना रहा है, तो क्या आप ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर सकते हो क्या, और वो रियल एस्टेट है तो आप कर सकते हो कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन था। उसके बाद एफसीआरए में से क्या था, एक तो एसबीआई का अकाउंट था, जो मतलब एसबीआई का अकाउंट वाला होता है ना, मेन ब्रांच में आप एक अकाउंट खोल सकते हो, और एक अकाउंट एक और एफसीआरए खोल सकते हो, और उसके बाद मल्टीपल करंट अकाउंट खोल सकते हो फॉर यूटिलाइजेशन पर्पस। सो उसी के ऊपर क्वेश्चन था। उसके बाद ना ये 34th वाले क्वेश्चन में भी थोड़ा सा कंफ्यूज में हो गई थी, क्योंकि इसमें क्या क्वेश्चन था कि आपको मतलब जो बैंक्स रहते हैं वो जब भी वो करेंसी रिसीव, फॉरेन करेंसी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव करते हैं उसको इंटीमेट करना होता है 48 आवर्स में। तो बाकी तो 3 ऑप्शंस, मतलब 2 ऑप्शंस तो ये थे कि 24 डेज 24 आवर्स में इंटीमेट करना है या 1 डे में इंटीमेट करना है, ऐसा करके था। तो वो तो बिल्कुल ही ऑड वन आउट थे। तो उसके बाद जो दो दो ऑप्शन बचे थे जिसमें मैं कंफ्यूज हुई थी, वो था कि रिपोर्ट किसको करनी है 48 आवर्स में, आरबीआई को या फिर सीजी को, तो इसका आंसर सीजी था, मतलब कंफ्यूजन था बट पढ़ा हुआ था तो ठीक है, याद आ गया था। उसके बाद आईबीसी की बात कर लेते, तो आईबीसी में क्या क्वेश्चंस थे। आईबीसी में था कि जब सबसे पहले तो जो वो कमिटी कमिटी नहीं, सबसे पहले तो जो डिफॉल्ट असर्टेन करना रहता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, वो कितने दिन में करना रहता है, तो उसका आंसर था 14 डेज में करना रहता है। उसके बाद नोटिस के बाद, मतलब उसने क्या किया था, सेक्शन 8 में नोटिस दिया था, एक एक एप्लीकेंट ने नोटिस दिया था सेक्शन 8 में, और उसके बाद उसका कोई रिप्लाई नहीं आया था, तो उसने पूछा था कि क्या फर्दर एक्शन वो ले सकता है, तो उसका आंसर था कि वो सीआईआरपी इनिशिएट कर सकता है उसके अगेंस्ट। उसके बाद था कि मैंडेटरी क्या है, जब अपन एप्लीकेशन देते हैं फॉर इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी कंपनी, तो वो इनिशिएट करने के लिए सबसे क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी है, तो बाकी 2-3 चीज़ें तो थी कि कॉर्पोरेट डेटर का नाम, रेजोल्यूशन एंड एप्लीकेंट का नाम, ये सब तो चीज़ें देनी नहीं रहती, मतलब कॉर्पोरेट डेटर का तो ऑब्वियसली पता ही रहेगा, और रेजोल्यूशन एप्लीकेंट का तो अभी से दे नहीं सकते नाम, तो एप्लीकेशन के साथ किसका नाम देना है, तो उसका था कि आईआरपी का नाम दे देना है एप्लीकेशन के साथ, कंपलसरी मैंडेटरी है। उसके बाद क्वेश्चन था कि आईआरपी या आरपी को अपॉइंट करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। उसमें कुछ था कि जो वो दो वो था या तो वो खुद एक किसी सीएसीएस की फर्म में काम कर रहा है, या फिर पिछले 3 साल में, ठीक है, और या फिर उसने किसी लीगल कंसल्टेंट फर्म में काम किया है जो कि 5% ऑफ मोर, जिसको टर्नओवर, ग्रॉस टर्नओवर इस फर्म इससे आ रहा है, इस कंपनी से आ रहा है। और तीसरा ऑप्शन ऐसा था कि वो खुद रिलेटिव नहीं था, उसका भाई रिलेटिव था। तो कौन
कौन इसमें एलिजिबल है, वही क्वेश्चन था। तो उसमें पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, इतना कुछ वो नहीं है, प्रोविजन पता होना चाहिए बस। उसके बाद था कि जब अगर किसी आईआरपी को हटा के आरपी को अपॉइंट किया है, मतलब कि आईआरपी को रिमूव किया है और नए आरपी को अपॉइंट किया है, तो उसकी प्रोसीजर क्या रहेगी, मतलब उसको कौन सी डेट से वो ऑफिस अज्यूम कर सकता है। जिस दिन बोर्ड ने परमिशन दे दी उस दिन से, या फिर उसके पहले तक आईआरपी कंटिन्यू करेगा, या ऐसे सब क्वेश्चन था। वो भी प्रोविजन पढ़ा होगा तो समझ में आ जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हाँ, अगर आईआरपी ये सीआईआरपी इनिशिएट हो गई तो फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसके कहने पे एक्ट करेगी, तो वो तो आईआरपी के कहने पे एक्ट करती है, सीधी सी बात थी। उसके बाद आईआरपी क्या क्या कर सकता है, 4 ऑप्शन दे रखे थे तो वो चारों ही कर सकता था, मतलब 3 ऑप्शन थे, तीनों कर सकता था। तो वो ऑप्शन था ऑल ऑफ द अबव, मतलब पावर्स ऑफ बेसिकली आईआरपी का पावर्स दे रखा था। सो फिर कौन से ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को सीओसी का नोटिस देना है, मतलब कि जब सीओसी का नोटिस देते हैं अपन, तो उसमें कौन कौन से ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को भी नोटिस जाता है। तो देखो यार, वैसे तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को जाता है, कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने दिया था एक 10% वाली लिमिट होती है, वो कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने लेस देन 10% भी दे दिया, मोर देन 10% भी दे दिया, इक्वल टू 10% भी दे दिया, और भी एक कोई सा 10% करके दे दिया था। तो इसका आंसर था मोर देन 10%। तो वो इसका था, मतलब अगर तुमको प्रोविजन रिकॉल हो रहा हो तो, सेक्शन रिकॉल हो रहा हो तो। उसके बाद ना मेरे को थोड़े क्वेश्चंस थे और भी थे। उसमें ये था कि एक पर्सन था, उसको ओथ पे लिया, लेकिन उसके सामने ओथ को रीड नहीं किया और उससे साइन करवा लिया। तो क्या वो ओथ वैलिड है कि नहीं है, क्योंकि हमने जितनी भी बार प्रोविजन में लिखा है, वो पढ़ा है, उसमें यही पढ़ा है कि पर्सन कैन बी टेकन ऑन ओथ एंड द ओथ शेल बी रेड फॉर हिम एंड देन साइन करना पड़ता है, मतलब ऐसे लॉ की लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि उसके सामने रीड भी करना पड़ता है। तो इसमें पूछा था कि रीड नहीं किया है तो वैलिड है कि नहीं है। उसके बाद बुक सीज हो गई है किसी की, ये क्वेश्चन मेरे को 2 बार आया था, सेम क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा थोड़ा अलग था कि इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने अगर बुक सीज कर ली है तो उसको कितने टाइम में रिटर्न करना है, प्लस अगर वापस चाहिए तो वो वापस मंगा सकता है क्या। और एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि अगर उसने बुक सीज कर लिए तो अगर कंपनी को कॉपीज चाहिए उस बुक्स की, अकाउंट्स की, तो क्या कंपनी को कॉपीज वो दे सकता है क्या, किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी क्या। उसके बाद था कि कौन से कोर्ट से परमिशन मतलब एक बार आपने सीज करके लिया है, अब उसको होल्ड करने के लिए कौन से कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, मतलब परमिशन के पहले कितने टाइम तक होल्ड कर सकते थे, वो पहला क्वेश्चन हो गया। फिर परमिशन किसकी लगेगी, स्पेशल कोर्ट की लगेगी, वो दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन था कि जब अगर स्पेशल कोर्ट ने परमिशन दे दिया है तो फिर आप फर्दर कितने टाइम के लिए उसको होल्ड करके रख सकते हो बुक्स को, कब रिटर्न करनी है, तो वो तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब ये 48 क्वेश्चंस तो मैंने आपको बता दिए यार, 2 मुझे बिल्कुल याद नहीं है, मैंने बहुत सोचने की कोशिश करी पर मैं तो भूल गई। देखो मेरा पार्ट तो हुआ, मतलब एक ट्रिक बतानी बाकी है, पर उसके अलावा मेरा पार्ट तो मैंने कर दिया। मैंने आपको जो हेल्प कर सकती थी कर दी, क्वेश्चंस जितने मेरे को याद रहे मैंने सब कुछ बता दिया। अब अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर दो, अपने दोस्तों की हेल्प कर दो, शेयर कर दो। और एक चीज़ कि अगर आपको, वैसे 2 घंटे में पेपर हो जाएगा आपका, तो उसके बाद अगर आपको कुछ क्वेश्चंस याद रह जाते हैं तो आगे कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि आपके फ्रेंड्स को या किसी को भी हेल्प हो सके। और अगर आपको इससे कुछ भी बेनिफिट होता है इस वीडियो से, अगर आपके क्वेश्चंस ऐसे कैसे आते हैं, या फिर आपने बीओएस के क्वेश्चन मेरे कहने के बाद कर लिए और उसमें से कुछ आ जाए, तो एग्जाम देने के बाद आके रिव्यू दे देना अपना कि क्या क्वेश्चन रिपीट हुए या फिर जो भी है, मतलब कमेंट सेक्शन में बता देना। हाँ, तो सीक्रेट टिप क्या है, देखो यार, सीक्रेट टिप ये है कि जितने ज़्यादा आपके फ्रेंड्स हैं या जितनी ज़्यादा सोर्सेज से आप रिपीटेड क्वेश्चंस पता कर सकते हो वो कर लो। मैंने ना सिर्फ 2 लोगों से बात की थी कि मुझे बता दो तुम्हारे क्वेश्चंस क्या क्या आए थे एग्जाम में। मैं बताऊं, एक जने ने मुझे लगभग जितने मैंने आपको क्वेश्चंस बताए ना उतने तो नहीं बताए थे, बट हाँ समथिंग 30 के करीब क्वेश्चन बताए थे। उसमें से मेरे 8 क्वेश्चन ऐसे कैसे एज इट इज बैठे, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम बैठे 8 क्वेश्चंस। और उसके बाद मेरी सेकंड पर्सन से बात हुई थी, उसको इतने याद नहीं थे, उसका टाइम काफ़ी टाइम पहले ही पेपर हो गया था, स्टार्टिंग में ही हो गया था उसका। तो उसने मुझे 6 से 7 क्वेश्चन बताया, पर उसमें से भी मेरे 2 बैठ गए। मतलब आप सोचो, मेरे 20 मार्क्स तो मेरे को बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन से मिल गए, 10 मार्क्स मेरे को ये बीओएस वाले क्वेश्चन से मिल गए। तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, अगर आप कहीं से पता कर सकते हो, आपके किसी फ्रेंड्स ने ऑलरेडी दे रखी है एग्जाम तो आप उनसे पूछो, नहीं है तो अब आप जब एग्जाम दे रहे हो ना, तब आपको जो क्वेश्चन याद रह जाते हैं वो आगे कमेंट में लिख देना, ताकि आगे वाले बच्चों की हेल्प हो सके। सो जितने रिपीटेड क्वेश्चन कर सकते हो वो करो, और जितने ज़्यादा एमसीक्यू बीओएस वाले कर सकते हो वो करो। आपके 30 मार्क्स कन्फर्म कहीं नहीं जा रहे, और 20-25 मार्क्स तो फिर ऐसे ही आ जाएंगे, क्लियर तो हो ही जाएगी। चलो, थैंक यू।